लेती हूँ ताकि हमारी रिकॉर्डिंग भी चलती रहे। अच्छा देखो हम लोगों ने एक चौथा एसेंशियल था, एक हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा, फिर कंसिडरेशन देखा, उसके बाद मैंने इससे पहले जो ये है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, बल्कि उसमें एक टॉपिक हमारा भी रहता है, मुझे याद आ गया, हमने तो माइनर डिस्कस किया ना, हमने क्वालिफिकेशन का पॉइंट डिस्कस नहीं किया और अनसाउंड माइंड भी डिस्कस नहीं किया। ऐसे ही है ना बदर? हमने अभी इसको स्टार्ट करने से पहले वो पहले फिनिश कर लेते हैं। वो पार्ट अभी जी मैम। वो पूरा नहीं किया हमने, सिर्फ माइनर की सारी पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो हमने हमारी जो भी हमने डे टाइम में क्लास ली है। जी जी मैम। अच्छा देखो, ये जो हमने डिस्कस करे थे कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में, मैंने आपको 3 क्राइटेरियाज बताए थे कि या तो माइनर ना हो, या अनसाउंड माइंड ना हो, या डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ना हो। इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक प्रेज़ेंट ना हो, तो इसका मतलब है कि एवरी इंडिविजुअल कैन एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल है। लेकिन अगर ये इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी एक चीज़ उसमें से पाई जाती है, तो कोर्ट फिर ये केस एंटरटेन नहीं करता। इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे ये क्लेम होता है वो वॉइड हो जाता है, वॉइड अब इश्यू हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे ये आपकी कोई चीज़ इस तरह की कैपेसिटी से रिलेटेड चैलेंज होती है, तो आपकी कोई जो क्वेश्चन है हो जाती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी भी। तो ये बात है। तो हमने माइनर का जो केस था उसके हमने जो बेसिक रूल था वो भी स्टडी कर लिया। उससे रिलेटेड जो मैक्सिमम सिनेरियोज़ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया वन बाय वन। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है ना इसका कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये बात ऐसी है कि इसमें ये कहा जाता है जो बेसिक, देखो वैसे तो ना आपको देख के ही पॉइंट समझ में आ रही है कि ऐसा बंदा जिसका ज़हनी तवाज़ुन वो जो है वो ठीक नहीं है, जो रैशनल जजमेंट नहीं दे सकता। अब बात इसमें ये है कि देखना ये होता है कोर्ट में जब से केस जा रहा होता है और उसकी जो डिसीजन जो डिक्री होती है कोर्ट की, जो कोर्ट का डिसीजन होता है, जो हेल्ड होता है, वो उस बेसिस पे होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि जो एग्रीड पार्टी है, एग्रीड पार्टी से मुराद वो पार्टी जिसके साथ ज़ुल्म हो गया है, मतलब ज़ुल्म ज़्यादती हो गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे केस में अगर मुझे मैंने कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ में कर लिया किसी के साथ और पता चला बाद में वो अनसाउंड माइंड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जो वॉइड तो हो जाता है लेकिन उसको पहली चीज़ तो ये है कि प्रूव कराना कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और दूसरी चीज़ ये है जो मेरा नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट भी कराना। फिर एक टास्क हो जाता है कि आपने पूरी एक्टिविटी उसको प्रोसेस को लेके चलना होता है। तो ये कोर्ट में सारी चीज़ प्रोसीडिंग्स उसकी कंप्लीट होती हैं, देन यू गेट द जस्टिस, और सारी रेमेडी आपको मिलती है। तो ये इस सिनेरियो में सारी की सारी बात है। आपको ये देखना ये होता है कि जो अनसाउंड माइंड है, ये एट द पॉइंट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट था, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, अब समटाइम्स ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप जब आपको मतलब विज़िबली जब आप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, आपको दूसरी पार्टी में कोई इस तरह किस्म की चीज़ नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कोई बाद में इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट उसे फेस करना पड़ जाए, या कोई भी या बिफोर ऐसी कोई डिज़ीज़ उससे पहले से हो सकती है जो उसने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन वो उससे सफ़र कर रहा था। तो ऐसी सिनेरियो में जब कोई पार्टी ये क्लेम करती है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में ये चीज़ डिक्लेयर हुई कि वो तो अनसाउंड माइंड था, या ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो बाद में कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमाटाइज़ होके वो अनसाउंड माइंड हो गया है। तो जब ये चीज़ हाइलाइट होती है और ये डिस्प्यूट में केस जाता है, तो कोर्ट जो है इसमें 2 बातें याद रखने की हैं कि कोर्ट आपकी जो एग्रीड पार्टी होती है, एग्रीड पार्टी से मेरी मुराद ये है कि वो पार्टी जिसके साथ ज़ुल्म ज़्यादती हो गई है, जो ये केस कोर्ट में लेके अपनी जो अपील है, इस्तदा है, वो जा रही है कि मेरे साथ ये हो गया है, मुझे इसका इसका ज़माना मुझे कौन-सी जो इसकी कंपनसेशन है वो मुझे दिया जाए, जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जो मेरे रिसोर्सेज़ वेस्ट हुए और जो मुझे मेंटल टॉर्चर बेयर करना पड़ा। तो जब कोर्ट के पास अब वो अपील या ये केस जाता है, तो कोर्ट उसको एग्री पार्टी पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ लागू लागू होता है। बर्डन ऑफ पार्टी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पार्टी पे होता है जो ये चैलेंज करती है वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं रहा, ये वॉइड हो गया है क्योंकि जो पार्टी जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो इस क्राइटेरिया पे फॉल करती है। वो इस उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। देयर कैन बी सो मेनी अदर वेज़ जिसके थ्रू आप ये चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोर्ट में ये चीज़ साबित कर सकते हैं। तो जो साबित करने का जो वो है ना ज़िम्मा, वो कोर्ट फिर उसी जो बंदा ये क्लेम लेके जाता है उस पे से ही साबित किया जाता है। वही उसी पे डाला जाता है कि आप प्रूव करें और आप जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ आप करें। और फिर जो दूसरा है वो जो वकील है जो दूसरी साइड का होता है वो उसको डिफेंड करता है। वो डिफेंडेंट की होता है, डिफेंडेंट की साइड पे वो उसका रोल होता है। तो ये सारी की सारी बात है, और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए कोर्ट में कि हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जिस पार्टी के साथ हुआ वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टी जो थी वो अनसाउंड माइंड थी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि या बाद में भी इवन अगर वो अनसाउंड माइंड उस स्टेट ऑफ माइंड में है, अगर वो ऐसी कि उसका वो तवाज़ुन ठीक नहीं है मेंटल, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ये सच्ची साबित हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। पिछले कई सिनेरियोज़ में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी कि वॉइडेबल भी इफेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट वॉइडेबल भी हो जाता है। तो ये देखना होता है। इस केस में जब अगर कैपेसिटी में इनकॉम्पिटेंसी साबित हो गई है, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा।
लेकिन अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कुछ सिनेरियोज के इफेक्ट्स अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ सिनेरियोज में और आगे भी इवन आप देखेंगे कि कुछ इफेक्ट्स में बताए गए हैं कि उसमें वॉइडेबल है ऑन द पार्ट ऑफ जो अग्री पार्टी है, कि जैसे मैं हूँ, मेरे साथ ये इंस्टेंस हो गया है कि मैंने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो अनसाउंड माइंड था, या बाद में उसके साथ कोई इस तरह की चीज सिनेरियो हो गया और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया, मैं कोर्ट में केस दायर कर दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो गया, मैं इसको परस्यू नहीं कर सकती, और मैंने ये चीज़ साबित भी कर दी, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाहान की जो मौजूदगी में ये चीज़ साबित भी हो गई। तो उसके बाद मतलब कोर्ट मुझे ये नहीं कहेगा कि आपकी मर्ज़ी है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाएँ, उनकी मर्ज़ी है ना चलाएँ, वॉइडेबल नहीं होगा। वो एक डिक्री होगी जो कि फाइनल होगी और वो ये होगी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ सिनेरियोज़ में जैसे अभी इस केस में तो एक स्ट्रेट आंसर है ना कि भई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, खत्म हो गया बस बिल्कुल परस्यू नहीं हो सकेगा। कुछ सिनेरियोज़ में बताने का मकसद ये है कि आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि मेरे पास मैंने ये मुद्दा उठाया और मेरे हक में फैसला भी हो गया, तो कोर्ट मुझे ऑप्शन दे देता है कि मर्ज़ी है तुम्हारी, तुम्हारे साथ ज़्यादती तो हो गई है, कंपनसेशन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको पूरा कर लो, चाहो तो ना करो। तो लेकिन इस केस में जब कैपेसिटी ऑफ द पार्टी जहाँ पे क्वेश्चन होती है, वहाँ पे ये बिल्कुल वॉइड डिक्लेयर हो, वो कोई सूरत ही नहीं रहती कि इसको परस्यू करने की, अगर ये चीज़ साबित हो जाए तो। तो ये यहाँ पे स्टोरी है इसकी सारी की सारी अनसाउंड माइंड की। फिर देखें डिस्क्वालिफाइड पर्सन है। डिस्क्वालिफाइड पर्सन का हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की कि डिस्क्वालिफाइड पर्सन वो होता है जिसको कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर किया हो कि ये कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मैम कॉन्ट्रैक्ट। आपकी स्लाइड जो है, एक्सक्यूज मैम, जी, जी। स्लाइड मैम इसी जगह रुकी हुई है। अब देखो ये डिस्क्वालिफाइड पर्सन पढ़े हैं, ये यहाँ से विजिबल है, ये डिस्क्वालिफाइड पर्सन वाला जो पार्ट है। नहीं मैम, फ्री कॉन्सेंट वाली आ रही है। कि कोई चीज आपके अच्छा, अकाउंट में आती ओहो, है तो बैंक जस्ट वाले अ उसे क्या सेकंड। यूज करते हैं। अच्छा, 1 मिनट। अब देखो, अब आ रही है? यस मैम, आ रही है। चलो, ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्क्वालिफाइड पर्सन को। डिस्क्वालिफाइड पर्सन का मैंने आपको जनरल जो आपको भी अंडरस्टैंडिंग है, नाम से भी पता चल रहा है कि डिस्क्वालिफाइड पर्सन वो इंडिविजुअल जिसको या वो पार्टी जिसको कोर्ट ने या लॉ में या उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया है कि कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। अच्छा, इस किस्म की जो पार्टीज़ हैं, अब इसमें कुछ इंस्टेंसेस और कुछ सिनेरियोज़ बताए गए हैं, ये जो आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि किस किस्म के पर्सन डिस्क्वालिफाइड कोर्ट करार दे सकता है या होते हैं। अब जैसे ये मेंशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डिप्लोमेटिक एजेंट है फॉर एग्जांपल। डिप्लोमेटिक एजेंट या वो जो एम्बेसडर और इस किस्म के जो ऑफिशियल स्टाफ है, बेसिकली वो आपकी कंट्री में मौजूद है, दूसरी अपनी जो कंट्री है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, या कुछ जो मामलात हैं दोनों कंट्रीज के बारे में भी ताल्लुकात हैं, मतलब उस चीज़ की एक रिप्रेजेंटेशन है ना। और जो आपके फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें मतलब जो ये डिप्लोमेटिक इंसान हैं उन मामलात के लिए मौजूद है आपकी कंट्री में। तो इस किस्म के जो लोग हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये नेशनल दूसरी कंट्री के होते हैं, आपकी कंट्री के सिटीजन नहीं होते। तो इसकी जो डिप्लोमेटिक मिशन पे आए होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं, और इनकी ये अपनी जॉब नेचर की, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी की बेसिस पे आपकी कंट्री में मौजूद होते हैं। तो इस किस्म के जो लोग हैं उनको इजाज़त नहीं होती कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें किसी नेशनल के साथ पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान। अच्छा, इसमें अब ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी मैं जितनी भी बातें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ना कुछ ऐसे पॉइंट्स में, ये पिछली स्लाइड में कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी ना, दैट वाज़ समव्हाट कॉन्ट्ररी टू द पॉइंट। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अभी मैं ये कहने लगी हूँ कि जैसे मैंने अभी एक बात की सिंपल, कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक एजेंट्स आर डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट उन्हें मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके एम्बिट में के तहत कोर्ट आपको इजाज़त नहीं देता कि अगर आप डिप्लोमेटिक एजेंट हैं, एम्बेसडर हैं, तो आके आप कॉन्ट्रैक्ट करें विद जस्ट अ सेकंड, ये मैं डिस्टर्बेंस है इसको जस्ट अ सेकंड, अब नहीं आएगी आवाज़। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक डिप्लोमेटिक एजेंट या जो ऐसे एम्बेसी रिलेटेड स्टाफ हैं या डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं या एम्बेसडर्स वगैरह हैं, ये पूरा एक स्टाफ है ना, पूरे इनकी हायरार्की है। इस किस्म के जो लोग जो दूसरे कंट्री को रिप्रेजेंट करें आपके मुल्क में मौजूद हैं, तो इनको इजाज़त नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप करें, ठीक है? एक तो चीज़ ये। समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 जो लॉज़ हैं, 2 किस्म के जो स्टैट्यूट्स हैं, वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखें, तो इंटरनेशनल लॉ में भी कुछ जगहों पर डिप्लोमेटिक जो स्टाफ है, जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, उनको लीवरेज दी जाती है कि वो कुछ जगहों पे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या कोई सिनेरियो इस तरह का होता है, तो वो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस लॉ को बेस बना के, ये लॉयर्स के लिए ज़्यादा चीज़ एप्लीकेबल होती है कि किस लॉ को आप बेस बना के
कहाँ से आप अपनी जो बात है, अगर लेट्स सपोज मेरा अगर जो क्लाइंट है, एज अ लॉयर मेरा अगर क्लाइंट कोई डिप्लोमेटिक एजेंट है, ये डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है, तो जब मैंने उसका केस डिफेंड करना है, तो मैं देखूंगी कि कौन कौन से रेलिवेंट आर्गूमेंट्स हैं जो मेरे केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं उसको इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो ये इज़ अ मिक्सचर, जब आप एज़ अ केस के तौर पर डिफेंड कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ लॉज़, जिनमें से आप वो चीज़ें फिर आर्गुमेंट्स पिक करते हैं जो आपके केस को मजबूत बनाते हैं और इस तरह आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, तो फिर हमारी जो डिस्कशन है वो लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट जितनी हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता दी है, ठीक है? अब जैसे हम माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, उसमें देखो कि बेतहाशा सिनेरियो हो सकते हैं ना, कितनी सी हर इंडिविजुअल, हर जो बंदा है या जो बिज़नेसमैन है या जो इंडिविजुअल है, वो डिफरेंट सिचुएशंस और सिनेरियोज़ एंड सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको सिचुएशंस आ रही होती हैं। लेकिन हमारा पर्पस उन सिचुएशंस को इस एट द मोमेंट डिस्कस करना नहीं है। हमारा जो पर्पस है इस सब्जेक्ट का स्कोप अभी ये है कि हम ये चीज़ें जान लें कि आपको लॉ क्या-क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, क्या-क्या ऐसे ऑप्शंस हैं या क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं इन इन टर्म्स ऑफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको लॉ प्रोवाइड करता है कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर अगर इस तरह का कोई इंसिडेंस आपके साथ हो जाता है, तो फिर आप कोर्ट को रुजू करेंगे, तो क्या आप उस एम्बिट में फ़ॉल करते हैं? क्या आप कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को जो आपने दावा दायर किया है, उसको एंटरटेन भी करेगा या नहीं? तो ये इस चीज़ को ज़रा आपने अपने माइंड में रखना है। समटाइम्स आपको आगे हम जाके जब मिस्टेक का टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि समटाइम्स देयर आर मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो जाती है, कि 2 जो लॉज़ हैं, आपको लगता है कि ये लॉ तो उस वाले लॉ के कॉन्ट्ररी है। तो देन इस जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी कि मैंने उसमें ये बताया, बल्कि शायद इसमें ही डिस्कस हो या हाँ, शायद आगे आप वर्ज़न में पढ़ेंगे कि जैसे उसमें जो एक एक एग्ज़ाम्पल है, वो ये कहती है कि ये इस एम्बिट में या इस डोमेन से पाकिस्तान की टेरिटरी में अगर है, तो पाकिस्तान का लॉ अप्लाई होगा। लेकिन फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आप जाके जद्दा में करते हैं या किसी और कंट्री में जाके करते हैं और आके आप केस फाइल करते हैं पाकिस्तान में। तो ये ऐसी चीज़ें, ऐसी हिंचेस आपको नज़र आएँगी, लेकिन ये इससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है? तो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम या चीज़ ना समझ में ना आ रही हो, तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। तो ये एक तो ये क्लैरिटी मैंने देनी थी, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी किसी और पर्सपेक्टिव में चली गई, जैसे इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में हो गई और वो हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जब मैंने उसका पॉइंट देखा तो उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर दोनों को रिलेट करना पड़ा, ताकि दोनों की अपनी-अपनी जो क्लैरिटी है वो मौजूद हो। जैसे मैंने एक शायद हमने टॉपिक पढ़ा हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनेट, शायद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स सपोज़ ऑफर में अगर 2 पार्टीज़ हैं, प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू, जैसे हम ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कहीं पे कि मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों पार्टीज़ एग्री हैं, ए और बी 2 पार्टीज़ हैं एंड बोथ आर एग्री कि एक 50 लाख की गाड़ी जो है मैं आपको 50,000 रुपए में सेल करूँगी, उसके बदले मैं आपको 50,000 दूँगी, आप मुझे वो गाड़ी जो कि जिसकी एक्चुअल कीमत मार्केट की कीमत जो है वो 8 लाख है, आप मुझे 50,000 रुपए की दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इस चीज़ में कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन फिर देखो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका, उसके मुताबिक तो ये चीज़ चलेगी, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा आपका। लेकिन जब अगर आप अपने गवर्नमेंटल रेगुलेशंस को देखें, कि ये तो हमने एक ट्रांज़ैक्शन की बात की ना, लेकिन अगर वैसे आप कोई ऐसी चीज़ लेने जाएँ, जो मार्केट रेट से हट के आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो उसपे आप पे गवर्नमेंट की जो वो रेगुलेशंस हैं या कोई और गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स हैं, वो आप पे इम्प्लीमेंट होते हैं और उसके अगेंस्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट शॉप पे जाओ या एज़ अ फ्रूट सेलर आप अपनी जो रेट लिस्ट है उसके अगेंस्ट जाएँ, जो मार्केट में स्टेबिलिटी रखने के लिए आपको हुकूमत ने प्रोवाइड की है, तो फिर देखें आपके साथ क्या होता है। तो ये चीज़ें पैरेलल पे चल रही होती हैं। तो आपने इन बातों से कन्फ्यूज़ नहीं होना और हर एक एक्ट को उसकी अपनी लिमिट तक अंडरस्टैंड करना है। उसकी जो कन्फाइनमेंट है, जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं, हमने उसके अंदर रहते हुए उसको पढ़ना है और फिर जब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएँगे और वो एप्लीकेशन जो है वो एक लॉयर का काम है कि अपने केस को जिस एंगल में वो देख रहा है, उसने उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है बाय यूजिंग डिफरेंट आर्गुमेंट्स। एक चीज़ आखिरी जो बता के उस इस जनरल डिस्कशन को कंक्लूड करूँगी कि देखो, जब आप ये देखें कि इंटरनेशनल लॉ है एक, जैसे मैंने अभी बात की कि एक इंटरनेशनल लॉ का केस है और एक आपका डोमेस्टिक लॉ है। तो अगर कोलिजन आ रही है बिटवीन द डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ, अगर इन इस किस्म की, जैसे अभी ये डिप्लोमैटिक एजेंट के ही केस में बात करो और आप उस पे अगर इंटरनेशनल लॉ कुछ और कह रहे हैं और आपका डोमेस्टिक लॉ कुछ और कह रहा है और केस आपका फाइल हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी में, तो आपका जो डोमेस्टिक लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो फिर ये देखा जाता है कि आपका केस फाइल किधर हुआ है। अगर पाकिस्तान की कोर्ट्स में केस फाइल हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पे जो लॉज़ एप्लीकेबल होंगे, जो आपको सज़ा या जो भी आपके साथ सिनेरियो होगा, वो पाकिस्तानी लॉज़ के मुताबिक होगा। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। और फिर अगर लेट्स सपोज़ डोमेस्टिक लॉ में अगर 2 स्टैट्यूट्स के बीच में कोई ऐसी कोलिजन आती है, तो फिर ये कोर्ट डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट्स
या डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस जो बेस्ट पॉसिबल जजमेंट होती है वो दी जाती है। तो ये उस सर्कमस्टांसेस को देख के ही डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है कि जब एक बात कह दी तो वो पत्थर पे लकीर है, इस किस्म की चीज़ नहीं होती। सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंटरप्रिटेशन आपके लॉ की उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो लॉयर जो है वो जितना बेहतर इंटरप्रिटेशन करता है और जितना बेहतर लॉ को इंटरप्रेट करता है अपने केस के अकॉर्डिंगली, जितना उसे फिट करता है, तो उसका मत उसी उतना ही वो अच्छा बेहतरीन लॉयर होता है और उसी उतना ही उसका केस ज़्यादा मजबूत भी होता है। तो ये सारी की सारी स्टोरी मुझे याद आ गई है डिप्लोमेटिक एजेंट का पॉइंट बताते हुए। आई होप कि इसकी ये समझ में आई होगी। तो उस अब इस पर्सपेक्टिव में देखो कि डिप्लोमेटिक एजेंट ये कि हम बात करें कि वो इंडिविजुअल जो एम्बेसी रिलेटेड इश्यूज में या एम्बेसडर्स के तौर पे हमारे मुल्क में मौजूद हैं और वो उनके पास सिटीजनशिप जो है वो दूसरी कंट्री की है एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इन आवर सॉइल। तो उसमें ये होता है कि इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनका अपना काम है ना, उनकी अपनी स्कोप है, तो दे आर नॉट अलाउड, वो अपने टेन्योर के लिए होते हैं यहाँ पे। तो दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद इन द जो आपके लोकल अवाम है उसके साथ। तो ये बात है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद जो ये एलियन एनिमी है, एलियन का मतलब देखो फॉरेनर है, ये भी इसमें भी वही फॉरेन कंट्री से जो बिलॉन्ग करता है, वो सिटीज़न जिसके उसके पास सिटीज़नशिप बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वो फॉरेन कंट्री की है। अच्छा, अगर वो फॉरेनर जैसे किसी ऐसी कंट्री से बिलॉन्ग करता है, जो पाकिस्तान के साथ पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन रखती है, विद एट पीस है विद पाकिस्तान, तो उसको आप कहेंगे कि एलियन फ्रेंड है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जैसे इंडोनेशिया है या जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ या इवन यूएसए भी आप कह सकते हैं। और अगर कोई ऐसी कंट्री है जो ऐसा इंडिविजुअल है जो फॉरेनर है, उसकी सिटीज़नशिप दूसरी कंट्री की है और वो किसी ऐसी कंट्री से बिलॉन्ग करता है जो पाकिस्तान के साथ जिसके ताल्लुकात पीसफुल नहीं है या पाकिस्तान उसके साथ एट वॉर है, जैसे इंडिया की बात कर सकते हैं, तो उसको आप कहेंगे कि आपका वो एलियन एनिमी है। तो एलियन एनिमी के साथ पहली बात तो ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकते, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसकी वजह कि कोर्ट आपको कहता है कि ये डिस्क्वालिफाइड है, कोर्ट उसको डिस्क्वालिफाई करार देता है आपके एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस पर्सन ये इस किस्म के जो लोग हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन उनको किया डिस्क्वालीफाई किया जाता है, डिस्क्वालीफाइड पर्सन कहा जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के एलिजिबल नहीं होते। फिर ये तो हमने इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से बात की। अब ये देखो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट एक ऐसा बंदा जो जिसने अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर की हुई है, जिसका जो जिसके पास अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, जिसका दिवालिया हो चुका है। तो इस केस में क्या होता है जब एक बंदा जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं जाके कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे देती हूँ कि मैं आई कांट कैन नॉट पे द डेट्स ऑफ मी, माय मेरे क्रेडिटर्स के जो पैसे हैं मैं नहीं दे सकती। मेरे पास मेरा जो बिज़नेस कारोबार है वो तबाह हो चुका है। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि इस केस में कोर्ट जो है वो एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है। उस ऑफिशियल रिसीवर का काम ये होता है कि वो मेरी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो बिज़नेस से रिलेटेड जो मेरा ऑफ़िस है या जो भी रिलेटेड जो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है। उसके बाद उसकी ऑक्शन की जाती है और जब ऑक्शन होती है, तो ऑक्शन के बदले जो पैसे मिलते हैं उस प्रॉपर्टी को सेल करके, उस पैसों को से जो क्रेडिटर्स हैं उनकी नीड्स को जो भी उनके उनके ड्यूज़ होते हैं, उनको पे कर दिया जाता है। और जो बाकी पैसे बचते हैं वो मुझे दे दिए जाते हैं जाएँगे। मतलब ये सारा सिनेरियो होता है इंसॉल्वेंसी के केस में। तो अब ये इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन पोजेशन हो ऑफ एन ऑफिशियल रिसीवर, तो वो देखो जब एक बंदे के पास ऑलरेडी अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुका है, तो फिर कोर्ट उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता या लॉ उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो मज़ीद लोगों के साथ उनकी जो है वो बिज़नेस में या उनकी और ज़िंदगियों में तबाही लेके आए कि भई वो है पैसे हैं नहीं और वो उनको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में या डिसेप्शन में वो इन्वॉल्व करे। तो ये सिनेरियो है, ऐसे बंदे को जो इंस्टॉलमेंट अपने आप को डिक्लेयर कर चुका हो, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं है। उसको क्यों इजाज़त नहीं है? क्योंकि उसको कोर्ट ने एज़ अ डिस्क्वालीफाई किया हुआ है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर देखो कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट से मुराद ऐसा बंदा है जिसको सज़ा हुई हो, जो इम्प्रिज़न्ड हो बाय द कोर्ट, किसी भी जुर्म के नतीजे में उसको सज़ा हुई भी है और वो कैद में है, इम्प्रिज़नमेंट काट रहा है। देखो जो सज़ा होती है 2 तरह से हो सकती है, या तो आपको फ़ाइन हो सकता है या फिर आप इम्प्रिज़नमेंट हो सकती है। यहाँ पे हम इम्प्रिज़नमेंट की बात करें, जेल की बात करें कि वो जेल में है और किसी जुर्म के नतीजे में अपनी सज़ा काट रहा है। तो कोर्ट ये कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस जब तक वो सज़ा काट रहा है, ही कैन नॉट एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है एंटर नहीं हो सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी दूसरी पार्टी के साथ। फिर आखिरी जो पॉइंट है इसका डिस्कशन का वो ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आप सोचेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी ही तो करती है कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली, हम तो इसमें जो बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स की वो कंपनीज़ की करें। तो बात ये है कि यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये वो कंपनी है और उस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। देखो, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है, जैसे मैंने एक कंपनी लॉन्च करनी है, मैंने कंपनी बनानी है,
तो मैं उसको अपने रेगुलेटर से रजिस्टर करूँगी। रेगुलेटर से रजिस्टर करने के लिए मैं उसकी कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है जो एज़ पर द कंपनीज़ ऑर्डिनेंस मुझे बताई गई है, जिसमें से 2 बहुत ही की और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 और 2017 का भी। तो जब हम देखेंगे तो उसमें मज़ीद हम डिस्कस भी करेंगे इसको। लेकिन बात ये है कि जो 2 ये डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ मैनी, ये हमें सबमिट करने हैं मुझे एज़ अगर मैंने कंपनी को अपना स्टार्ट करना है। अच्छा, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो अफेयर्स हैं बिज़नेस रिलेटेड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं कि मैं कौन-सा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करूँगी और मेरा बिज़नेस की नेचर क्या होगी, ये मेरा ऑफ़िस कहाँ पे डेवलप होगा, कितने ऑफ़िसेज़ होंगे, हेड ऑफ़िस किधर होगा, इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, कितने डायरेक्टर्स होंगे और इसके अलावा मीटिंग कब-कब होगी, कहाँ होगी, इसकी रिम्यूनरेशन डायरेक्टर्स की कितनी होगी, जो इंटरनल अफेयर्स हैं कंपनी के, उनको मैनेज जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जो उसने स्कोप अपने कंपनी का जैसे मैंने अगर कंपनी का स्कोप मैंने जब कंपनी लॉन्च की तो मैंने कहा कि कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी लोगों को, जनरल पब्लिक को। तो मैंने अगर ये आर्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन की है और उसके तहत मैंने इसको रजिस्टर किया है सीसीपी के साथ, तो फिर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की और अगले साल मैं कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंटर हो जाऊँ या फर्टिलाइज़र में एंटर हो जाऊँ और किसी में मैं और कोई काम सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती अनलेस कि मैं पूरा प्रोसीजर जो चेंज का है वो फ़ॉलो करूँ और अपने मेमोरेंडम को चेंज कराऊँगा। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए को चेंज कराऊँ और वो सारा प्रोसेस जो उसका डिस्क्राइब्ड है इन द कंपनीज़ ऑर्डिनेंस वो फ़ॉलो करके तो फिर मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं मेमोरेंडम में मेरे कुछ और लिखा है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसी और नेचर का तो दैट इज़ नॉट अलाउड वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह ये है कि कब वो मैं डिस्क्वालिफिकेशन में के क्राइटेरिया में फॉल कर जाऊँगी फिर, मेरी कंपनी है एक्चुअली। तो ये हमने कुछ इंस्टेंसेस डिस्कस किए डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे हो सकती है और क्यों डिस्क्वालीफाई करता है कोर्ट या आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों कहता है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में हुए तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड करा पाएगा। क्यों उसकी बेसिस ये है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बंदा ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। और कंपनी तो इटसेल्फ इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो यहाँ पे कंपनी को भी आप लीगल पर्सन के तौर पे ही देखें। और बाकी जो हमने डिप्लोमैटिक एजेंट, एलियन एनिमी की बात की, इंसॉल्वेंट की बात की, ये हमने इंडिविजुअल्स की बात की। तो ये दैट्स द स्टोरी। दैट्स इट यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। इसको एक दफ़ा देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो डिस्कशन करने वाली हो, जो चीज़ समझ ना आ रही हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आई है, ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं सारी की सारी? यस मैम। ठीक है, अच्छा अभी आगे मूव ऑन करने से पहले अगले टॉपिक पे जाने से पहले लेट मी ट्राई मुझे आप 5 से 7 मिनट दें, मैं एक दफ़ा फिर ट्राई कर लूँ कि मैं अगर लिंक अपलोड कर सकूँ। क्योंकि वो आजकल पता है क्या हो रहा है, कि आपकी जो क्यूईसी है वो भी दे कम एंड विज़िट वो 10-15 मिनट के लिए वो देखते हैंगे और फिर क्लास एंड रिपोर्ट हम पहले तो हम हमारे डिपार्टमेंट से इश्यू होती थी ना, अब वहाँ से इश्यू होती है। तो एक दफ़ा मैं फिर ट्राई कर लेती हूँ, अगर लिंक हमारा अपलोड हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कंटिन्यू कर लेते हैं हम अपना अगला टॉपिक। जी मैम ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब लग रहा है हो जाएगी शायद। अब हो जाएगा। हाँ जी, हो गया अब हमारा लिंक अपलोड। रिज्यूम करते हैं फिर दोबारा। ठीक हो गया है।
अच्छा, ये जो अगला हमने एसेंशियल आज डिस्कस करना है, ये फ्री कंसेंट का है। ये मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो डिफरेंट एसेंशियल्स हमने पढ़े, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके बाद कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अब ये फ्री कंसेंट है जिसको हम फुल फ्लेज एक टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे। फिर जो आगे जो कुछ टॉपिक्स हैं उनका आपको इंट्रोड्यूस करना है उनसे कि वो क्या है टॉपिक्स, लेकिन उनकी इतनी डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। मिड से पहले पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करना है और उसके बाद फिर हमने कंपनीज एक्ट शुरू करना है। कंपनीज ऑर्डिनेंस है बेसिकली, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे बिकॉज ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल मतलब ऐसे क्लोज कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें बड़ा सटल डिफरेंस है, तो इनको देखेंगे। अभी मैं सारा नहीं खत्म कराऊंगी, अभी मैं हम सिर्फ जो कोअर्जन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये काफ़ी माइनर भी हमने डिस्कस किया, अनक्वालिफाइड और ये जो डिसक्वालिफाइड और अनसाउंड माइंड की भी हमने डिस्कस किया, तो ये ओवरडोज हो जाएगी आज में। सो इसलिए हम इसको सिर्फ फ्री कंसेंट को डिस्कस करते हैं और कोअर्जन का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जब जैसे हम ये ख़त्म करेंगे तो हम क्लास को कंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो फ्री कंसेंट है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि आपका कंसेंट, आपकी रजामंदी फ्री है। फ्री कंसेंट यानी कि आपकी जो रजामंदी है बगैर किसी जोर जबरदस्ती के ली गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि अगर फ्री कंसेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो अभी ये तो हमने लेमन लैंग्वेज में बात की। अब इसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्या बताता है कि फ्री कंसेंट के बारे में। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे मैंने अभी बताया कि वन ऑफ द की एसेंशियल्स हैं, क्रिटिकल एसेंशियल्स हैं ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे भी आप देखेंगे आगे जो एसेंशियल्स हैं जो कि जिनमें इतनी डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमने एसेंशियल्स अभी तक डिस्कस किए हैं इनमें आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई क्राइटेरिया नजर आएगा। जैसे हमने कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की बात की, तो उसमें आपको 3 क्राइटेरियाज नजर आए होंगे, जैसे हमने बात भी की, इसमें डिटेल डिस्कस किया। इसमें अगर आप देखेंगे इस टॉपिक में, तो इसमें आपको 5 क्राइटेरियाज नजर आएंगे। जैसे देखो, ये एज इट इज सेक्शन 14 अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें कंसेंट की बात हुई हुई है कि कंसेंट इज नॉट फ्री, यानी कि आपकी जो विलिंगनेस है, आपकी जो रजामंदी है वो फ्री नहीं है। इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 बातें हैं जिनको हमने डिटेल में, जिस तरह हमने पीछे कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में 3 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, इसी तरह जब हम ये पढ़ेंगे फ्री कंसेंट का एसेंशियल पढ़ेंगे, तो इसमें हम ये 5 क्राइटेरियाज हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है अंडर सेक्शन 14। और इसके अलावा वन बाय वन उसने हर जो ये क्राइटेरिया है उसकी उसने डेफिनेशन भी दी हुई है। इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम कोअर्जन को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप, या आप चाहते हो कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, तो आपने मुझे बताना है। अच्छा जी मैम ठीक है। अच्छा, अब देखो कोअर्जन, सबसे पहले जो इसकी देसी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, मतलब देसी से मुराद ये कि ले मैन लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। कोअर्जन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी को मजबूर करके, किसी को प्रेशराइज करके। 2 कीवर्ड्स हैं इसमें, प्रेशर और कंपेल। किसी को प्रेशराइज करके, किसी को मजबूर करना कि वो आपके साथ किसी मुआहदे में शामिल हो, मतलब अग्री हो जाए और एंटर हो जाए इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो एग्रीमेंट मैं कह रही हूँ इससे आपने कॉन्ट्रैक्ट के मानों में लेना है। ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क हम सबसे पहले लेक्चर में देख चुके हैं, तो इसलिए अपनी अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखना है और मिक्स नहीं करना, ठीक है। और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट के मायनों में ही लेना है। तो लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, किसी को प्रेशराइज करना और उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपने साथ शामिल कर लेना और मजबूर करके किसी ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती। और देखो कंपेल आप तब किसी पार्टी को तभी करेंगे, या प्रेशराइज आप किसी बंदे को तभी करेंगे जब इसमें आपका फ़ायदा हो और अगले बंदे का नुकसान हो रहा हो। अब ये जो है, जो नुकसान है अगले बंदे का, ये फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात है। अब जो सेक्शन 15 है, ये सेक्शन इसलिए बताए हैं कि ये डेफिनेशन एज इट इज़ मैंने वहाँ से इसकी उठाई है। इसको अभी हम ब्रेक करेंगे डेफिनेशन को, और इसके एसेंशियल्स बनाएंगे और उसको समझेंगे। लेकिन ये एज इट इज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसी तरह उन्होंने भी लिखा हुआ है कि कोअर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the Pakistani Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into agreement। ये डेफिनेशन देखने में आपको लग रही है कि कॉम्प्लिकेटेड सी है और समझ नहीं आ रही। अभी मैंने ये रीड आउट इसलिए किया कि इसी को हमने फिर ब्रेक करके आपको एसेंशियल्स बताती हूँ। देखो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, अगर कोर्ट से देखें सेक्शन 15 को, अगर इसको ब्रेक करें। देखो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एक पॉइंट, कि आप क्या, इसको भी डिस्कस करते हैं आगे। दूसरा पॉइंट देखो,
डिटेंशन, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है इसका, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो है इसमें है, और तीसरा पॉइंट मैं अब ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का भी जिक्र है, वो भी हम इसमें आगे लेके चलेंगे। तो ये जो इसी की डेफिनेशन में से जो लीगल डेफिनेशन आपको बेयर एक्ट में दी हुई है, उसी को हम ब्रेक करके समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको अंडरस्टैंड करना। देखो डेफिनेशन में ये लिखा है कि कमिट और थ्रेट टू कमिट, यानी कि आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी को कंपेल कर रहे हैं कुछ ऐसा कि अगर तुमने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी, या आप उसे थ्रेट करें या मैं ऐसा कर दूंगा, या कुछ कर भी दें, तो उसको मजबूर करें कि अगला बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अंडर कोर्जन किया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई गाड़ी सेल करनी है और मैं बदर को कोई थ्रेट करूं अगर कि मैं तुम्हारा ग्रेड खराब कर दूंगी या कुछ, ये खैर वो तो एंटी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये थ्रेट होता है उसको फिजिकल हार्म पहुंचाने का, या उसके साथ कोई जो है वो ऐसा उसको नुकसान पहुंचाने का जिससे उसको मतलब ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो इस किस्म की अगर कोई चीज़ होती है, आपसे थ्रेट करते हैं अगले बंदे को, या आप एक्चुअल में कुछ कर भी देते हैं इस तरह का जिससे अगले बंदे को नुकसान हो, और उसका अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि आपने उसको किसी एग्रीमेंट में शामिल करना है। जैसे देखो ये एग्जांपल अगर बुक की देखिए आप, 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी जो है वो थ्रेट करती है दूसरी को कि मैं तुम्हें आई विल शूट यू अगर तुमने ये हाउस रेंट पे ना दिया। तो बेसिकली वो रेंट एग्रीमेंट करना चाह रहा है, और उसके बदले उस एग्रीमेंट के लिए वो अगले बंदे को मजबूर कर रहा है, कैसे उसको थ्रेट करके, उसको प्रेशराइज करके कि आई विल शूट यू, तो गन पॉइंट पे उसे ये वो रेंट एग्रीमेंट साइन करा लेता है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। फिर एक इसकी एग्जांपल जो मैंने एक कहीं और भी कोट की शायद, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, कि जैसे देखो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ मैरिज है, जैसे निकाह का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है ना बेसिकली। तो वो अगर आप किसी से साइन करा लें गन पॉइंट पे, तो ये भी कॉर्जन है। तो ये नॉर्मली ये चीज़ें हैं, बेशक ये किताबी बातें हैं, लेकिन ये सिचुएशंस पॉसिबल हैं, होती हैं। ये अलग बात है कि हमारे माशरे में ये जो फ्री कंसेंट है और ये जो कोर्जन, ये बाकी 5 चीज़ें और भी हम पढ़ेंगे, इनमें केसेस कम ही आपको चैलेंज होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये आपको रेमेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहें तो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसकी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकते हैं बाद में, जब आपके साथ ये पहले तो ये ज़बरदस्ती तो हो जाएगी, लेकिन बाद में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो आपको कोर्ट रेमेडी प्रोवाइड करेगा सब्जेक्ट टू कि आप उसे प्रूव करते हैं बाद में। तो ये यहाँ तक इसकी एक पार्ट हमने डिस्कस किया कि आप कुछ उस किसी बंदे को थ्रेट कर दें या ऐसा कुछ कर भी दें जिससे अगला बंदा मजबूर हो जाए कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तो ये बेसिकली आपकी कमिट और थ्रेट टू कमिट की डेफिनेशन भी है, एग्जांपल मैंने आपको दी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी। फिर देखो डिटेन और थ्रेट टू डिटेन। डिटेन का मतलब होता है अपने कब्जे में कर लेना, अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेना, और या उसे धमकाना कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी या तुम्हारी कोई चीज़ या तुम्हारी गाड़ी या कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ डिटेन कर लूंगी। और उसे इसलिए ये आपने किया है कि आप अगले बंदे को कंपेल कर रहे हैं कि तुम जो है मेरे साथ कोई एग्रीमेंट तय कर लो, या जो मैं एग्रीमेंट करना चाह रही हूँ तो वो एग्रीमेंट में आप उसमें अपना अग्री हो जाएं, अपनी एक्सेप्टेंस दे दें। तो ये इसमें इस चीज़ की बात है। अब इसकी एग्जांपल देखो, जैसे एक तो ये एग्जांपल है जो किताब वाली है, एक एग्जांपल पहले मैं अपनी सुनाती हूँ, फिर तुम देखना कि दोनों में से कौन सी आपको जो भी ठीक लगे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं हूँ एज अ टीचर, ठीक है। हम एक सिनेरियो सपोज करते हैं कि यहाँ पर मेरी जो सीट है, लेट्स सपोज मैं रिज़ाइन मैंने करना है, और मैं रिज़ाइन करूँगी तो मेरी जगह पे कोई नई अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। अब बात ये है कि जब रेजिग्नेशन होता है और मैं अपनी सीट छोड़ती हूँ तो हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर होती है। हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर ये होती है कि मेरी जो भी सारे मामलात हैं, जो भी मेरी जो खाते हैं या जो भी सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो मैंने उसको हैंड ओवर करना है टू द न्यू जो कैंडिडेट आ रहा है, और वो उससे मैंने फिर मुझे कोई एग्जिट मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैं क्या करती हूँ कि जब कोई नई अपॉइंटमेंट होती है या जो नया टीचर आता है, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि आई विल नॉट गिव यू द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, या जो मैंने हैंडिंग और टेकिंग ओवर का जो सारा प्रोसेस है, आई विल नॉट डू दैट जब तक मुझे जो मेरा एम्प्लॉयर है मेरे ड्यूज पे नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं देती, तब तक मैं ये तुम्हें हैंडिंग और टेकिंग ओवर का जो है वो नहीं दूंगी, क्योंकि ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट होता है, इसके बाद अगला बंदा चार्ज अपना संभालता है। तो इस बेसिस पे फिर जब अगर ये मैंने कंडीशन लगाई, अगर मैंने उस न्यू जो अपॉइंटी था उसको मैंने थ्रेट किया, मेरे थ्रेट करने से का नतीजा ये निकला कि जो एम्प्लॉयर था उसने मुझे पैसे दे दिए। और तो ये इस चीज़ को भी आप ये कह सकते हैं कि ये अंडर कॉजन है कि मैंने क्या डिटेन किया, मैंने वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिटेन की, जिसकी वजह से मेरा एम्प्लॉयर मजबूर हो गया कि वो मुझे पेमेंट कर दे। एक तो ये सिनेरियो जो मैंने टीचर की एग्जांपल दी। दूसरा जो यहाँ पर जो सिनेरियो बताया गया है ये एजेंट का है, कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है।
एजेंट जो है वो एक छोड़ है, मतलब अपनी जॉब छोड़ा है या रिजाइन करा है या रिमूवल उसका हुआ है उसकी जॉब से, उसकी जगह एक नया एजेंट हायर होगा। अब जो पुराना एजेंट है वो नए एजेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहा, और वो कहता है कि जब मैं तुम्हें तब तक वो नहीं दूंगा जब तक मेरा प्रिंसिपल मुझे सारी लाइबिलिटीज से जो मेरे ऊपर थी मुझे रिलीज नहीं करेगा, जब तक मुझे वो रिलीज डीड नहीं देगा तो मैं तुम्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो नहीं हैंड ओवर करूंगा। तो इस केस में अगर वो प्रिंसिपल जो है वो उसे दे देता है, रिलीज डेट दे देता है ताकि उसको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रांसफर करे दूसरे एजेंट को, तो इसका मतलब ये है कि जो उसने रिलीज डेट दी वो अंडर कोर्जन दी। तो अगर रिलीज डेट देने के बाद प्रिंसिपल जो केस फाइल करता है, अगर केस फाइल करता है पहले एजेंट के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि वो किस ग्राउंड पे फाइल करेगा, वो अंडर कोर्जन ग्राउंड पे फाइल करेगा। और अगर वो ये चीज प्रूव कर देता है कोर्ट में तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज डिटेंशन और थ्रेट टू डिटेन में और कमिट और थ्रेट टू कमिट में कोई चीज जो पूछने वाली हो या समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। जी मैम, अच्छा, क्लियर फिर देखो थ्रेट टू थर्ड पार्टी। जो थ्रेट टू थर्ड पार्टी का मतलब है कि देखो एक तो कॉर्जन है ना, डायरेक्ट कॉर्जन है कि जैसे मैंने थ्रेट किया बदर को या मैंने थ्रेट किया उसको, मतलब ये डायरेक्ट थ्रेट है ना, जो पिछले दो एग्जांपल्स मैंने जो भी मैंने डिटेंशन में भी आपको बताई और मैंने आपको कमिट वो जो पहला पॉइंट था उसमें भी बताई। अब ये जो पॉइंट है ये कहता है कि डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और दोनों केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड पार्टी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है ये इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो दो पार्टीज हैं, जैसे मैं है और एक कोई और पार्टी, अगर आप अज्यूम कर लें, जैसे एग्जांपल ही देख लेते हैं कि दो पार्टीज हैं, एक पार्टी सी है और एक बी है। सी थ्रेट कर रहा है बी को कि तुम्हारा जो सन है उसको मैं किडनैप कर लूंगा अगर तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए, या उससे कोई ट्रांजैक्शन जो है वो डिजाइन कर लेता है कि तुम कोई कमर्शियल एग्रीमेंट डिजाइन कर लेता है। ये तो यहाँ पे वन साइडेड लग रहा है, ये टू साइडेड भी हो सकता है कि अगर तुमने मेरे से ये ट्रांजैक्शन मेरी साथ एग्जीक्यूट नहीं की या ये मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे साइन नहीं किया, तो मैं तुम्हारे सन को या तुम्हारी जो डॉटर है उसको मैं किडनैप कर लूंगा। तो ये इनडायरेक्ट वर्जन है, क्योंकि उसमें वो उसको जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो उसका सन है उसको वो थ्रेट कर रहा है, उसको किडनैप करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। डायरेक्ट नुकसान वो जो है वो बी को नहीं पहुंचा रहा, वो बी के वाया सन आ रहा है उसके। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इस तरह से इन्वॉल्व है। ये इनडायरेक्ट वर्जन है। फिर एक डायरेक्ट वर्जन है, वो किस तरह से हो सकता है कि दो पार्टीज हैं और मैं जैसे अगर मैं हूं तो मैं किसी अगर जिस बंदे के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ उसी को मैं थ्रेट कर रही हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी के हवाले से कर रही हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जो कॉन्ट्रैक्ट का वो थर्ड पार्टी है कि मैं कह रही हूँ कि तुमने अगर सी को ये घर रेंट पे ना दिया तो आई शूट यू। यानी कि यहाँ पे देखो मैं थ्रेट डायरेक्टली उस बी को कर रही हूँ जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रही हूँ, लेकिन दूसरे केस में जो मैं थ्रेट कर रही हूँ वो उसके सन को कर रही हूँ। मैं मेरे नुकसान पहुंचाने की जो इंटेंशन है वो उसका बच्चा है, ना कि वो खुद पार्टी है। ठीक है, ये दोनों दोनों थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ थ्रेट के पर्सपेक्टिव से देखो कि थ्रेट वहां पर उसके सन के वाया उसे किया जा रहा है, यहाँ पे उसे जो थ्रेट है वो डायरेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे शूट जो है वो डायरेक्ट दूसरी पार्टी को किया जा रहा है, लेकिन उससे काम क्या करना है, थर्ड पार्टी यहाँ पे फिर भी स्टिल इन्वॉल्व है। और वो कैसे इन्वॉल्व है कि जो आप काम कराना चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टी के बेनिफिट में कराना चाह रहे हैं, और वहां पे वो जो आप थ्रेट दे रहे हैं वो आप उसको थर्ड पार्टी के वाया दे रहे हैं, डायरेक्ट थ्रेट नहीं दे रहे। तो ये थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ना समझना और फिर अंडरस्टैंड करना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हुई या हमने दोबारा आपको लगा कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है तो आप बताइएगा, हम इसको कर लेंगे। लेकिन ये चूंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जब तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं होगी आपके लिए लिखना और एग्जाम्पल्स को इंटरप्रेट करना मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। फिर एक आखिरी पॉइंट है इसमें, वो ये है कि इट डजेंट मैटर वेयर कोऑर्जन इज एम्प्लॉयड, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोऑर्जन कहीं कहाँ पे जहाँ मर्जी अप्लाई हो। मतलब आप यूके में बैठ के कोई आप इस पे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कर ले, या आप या जद्दा में बैठ के कर ले, जैसे एग्जांपल में भी मैं समझाती हूँ, ये वही एग्जांपल थी जिसको मैंने स्टार्ट में भी कोट किया था। तो ये लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि इट डजेंट मैटर वेयर एवर द कोऑर्जन इज एम्प्लॉयड, जहाँ मर्जी आप कोऑर्जन जहाँ मर्जी आपसे जबरदस्ती की गई हो, अगर केस जो है वो फाइल हो रहा है पाकिस्तान में तो फिर उसमें पाकिस्तान पीनल कोड की जो कंडीशंस है वो अप्लाई होंगी। पाकिस्तान पीनल कोड से क्या मुराद है, पाकिस्तान पीनल कोड से मुराद है कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेस बना के केस फाइल किया कि मेरे साथ ये जो है वो कोऑर्जन के थ्रू एग्रीमेंट किया गया है। अच्छा, ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेस बना के केस फाइल कर दिया, मुकदमा दायर हो गया। अब जब मुकदमे का फैसला मेरे हक में हुआ है और ये फाइनल चीज होगी कि हाँ ये कोऑर्जन एक्सरसाइज हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो अब उसकी सजा जो मिलेगी
वो किसके तहत मिलेगी, ये सजाएं कहाँ लिखी हुई हैं कि अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लिया और अगली पार्टी को जो है नुकसान हो गया, या जो डैमेजेस का अंदाजा किस चीज़ को देख के किया जाएगा, वो कोर्ट के पास ऐसी कौन सी किताब है जिसको देख के कोर्ट ये डिसाइड करती है कि इसको पे इतना जुर्माना करना है, या इसको इतना जो है वो चार्ज करना है, या इसको इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनानी है। तो ये चीज़ें जो डिसाइड होती हैं ये पीपीसी, ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी बेसिस पे होती हैं। ठीक है, तो पीनल कोड इज बेसिकली फॉर ऑल द ऑफेंसेस चार्ज इन पाकिस्तान। तो जो भी डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगी, मेकिंग होगी कोर्ट में, अल्टीमेटली इस बात के फैसले के बाद जो ऑफेंसेस होंगे वो आपको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत बेयर करने पड़ेंगे। फिर वो जुर्माना भी हो सकता है और वो फिर आपकी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये कौन सी सजा कितनी देनी है और कितने जुर्माना को चार्ज करना है, ये सारी बातें आपकी पीनल कोड में लिखी होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें यही बताया हुआ है कि जो दो पार्टीज हैं वो अभी पाकिस्तान में नहीं है, वो एक शिप में है और जो नियर जद्दा है। ठीक है, और वहां पे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन जब एग्रीमेंट के बाद वो कराची पहुंचे, तो कराची पहुंच के जो पार्टी थी, एक जैसे बी है, उसने केस फाइल कर दिया, सू कर दिया उसने सी को, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करना। उन्होंने कहा कि इसने जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स की खिलाफवर्जी किया है, या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल करना चाहते हैं, रेवोकेशन उसकी करना चाहते हैं। कराची हाई कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं जाके। तो अब जब कराची हाई कोर्ट में केस फाइल होगा तो कराची हाई कोर्ट किस लॉ को रेफर करेगी, जद्दा के लॉ को रेफर करेगी या पाकिस्तान के? ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लॉ को रेफर करेगी। तो यही बात इसमें बताई हुई है। और जो भी सजा इन दोनों पार्टीज में से जो भी गिल्टी पार्टी है उसको जो सजा मिलेगी जुर्माने की सूरत में या इम्प्रिजनमेंट की सूरत में, वो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये मैंने आपको बातें बताई जो सारी की सारी, कमिट और थ्रेट टू कमिट, डिटेन और थ्रेट टू डिटेन, फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्जन की बात की, फिर मैंने पाकिस्तान पीनल कोड का पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया। अब आखिरी जो ये सारी जो कहानी हमने डेफिनेशन से निकाली थी चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं, और आखिरी पॉइंट इसका ये है, वो ये है कि अगर ऐसी चीज़ साबित हो जाए, पहली बात तो ये कि एग्रीमेंट हो गया। अब मैं अगर जाती हूँ ना कोर्ट के पास कि ये जो एग्रीमेंट मैंने साइन किया था ये अंडर कोवर्जन हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ करने की जिम्मेदारी मेरे पे है। प्रूफ करने की जिम्मेदारी, ये जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड अंडर कोवर्जन, ये कि ये साबित करना कि जो कोवर्जन मेरे ये कंसेंट मेरे से लिया गया था, ये ज़बरदस्ती लिया गया था, मेरी जो रजामंदी विलिंगनेस एक्सेप्टेंस ली गई थी, ये ज़बरदस्ती ली गई थी, ये एग्री पार्टी पे आता है। यानी कि वो पार्टी जिसके साथ जुल्म हो गया, अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे से जो कंसेंट लिया गया है वो कोर्जन के थ्रू लिया गया है, तो कोर्ट मुझे ही कहेगी कि मैं ही साबित करूँ ये बात कि मैं किस बेसिस पे, किन ग्राउंड पे ये कह रही हूँ। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर जाती हूँ सबूत के साथ और गवाहान के साथ, मैं ये चीज़ कोर्ट में प्रूव कर देती हूँ, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब हमने पिछले टॉपिक में बात की माइनर के केस में, अनसाउंड माइंड के केस में और डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेट अवे वॉइड था। यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है कि मेरे पास, एग्रीड पार्टी के पास, अगर केस मेरे हक में आए तो मेरे पास चॉइस है कि क्योंकि मेरे साथ एक कोर्जन हुआ है, एक्सरसाइज हुआ है और मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो मुझे कोर्ट ये ऑप्शन देता है कि इफ यू वांट टू परस्यू दिस कॉन्ट्रैक्ट देन यू कैन। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये इसका मतलब है, इसका यहाँ पर वॉइडेबल का इफेक्ट क्या होगा, इस केस का जो नतीजा क्या निकलेगा फिर अगर मैंने ये साबित हो गया। तो ये सारी की सारी स्टोरी हमने क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ी। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बाकी जो 4 टॉपिक्स हैं उसको हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है मैम। यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी लग रहा है कि समझ में आई है और बाद में पढ़ते हुए ऐसे लगे कि समझ में नहीं आई, तो देन अगेन यू कैन कम बैक और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम इस पे बात यस करेंगे। मैम, आप रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देगा। ठीक है, मैं वो कर दूंगी। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यू कैन ऑलवेज कम बैक। कोई एग्जांपल अपनी बुक से भी जरा गो थ्रू करें, देखें कोई चीज़ जी ऐसी जी कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या कोई पॉइंट कहीं पे भी किसी भी पॉइंट लेवल पे नहीं समझ में आ रहा, तो आप जस्ट कम अप विद दैट पॉइंट, क्लास में आए और फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। चलो अभी फिर हम इस क्लास को भी कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर हमने मजीद ओके। कंटिन्यू किया तो हम और भी पढ़ेंगे, फिर ज़्यादा डबल डोज हो जाएगी। ठीक है, जी तो जी इसलिए मैम, अभी इसको कंक्लूड ठीक करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। है इंशाल्लाह मैम। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।